वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी मेंस की प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग हम किस तरह से जो है वो टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। यानी कि हम जो है वो माइंड मैप्स प्रिपेयर करेंगे रिगार्डिंग मेंस प्रिपरेशन कि किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ा जा सकता है, या वहाँ से जो है वो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, या उस टॉपिक को कवर करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो इस इनिशिएटिव में हमारा जो टारगेट है वो GS1 का है, क्योंकि जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, यानी कि जो हमारे अप्रोच है आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, या जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम जो है वो डेली के क्वेश्चंस जो हमने टारगेट किए हैं कि हम जो है वो 5 से लेकर 8 क्वेश्चंस जो है वो रोज़ कवर करेंगे। रोज़ जो है वो इवेल्युएशन होगी, और नवंबर मंथ में GS1 करेंगे, देन उसके बाद दिसंबर में GS2 एंड जनवरी में GS3। इस तरह से जो है वो GS1 GS2 एंड GS3 इन तीनों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, इन तीनों पेपर्स को हम कवर करेंगे, और टारगेट रहेगा कि अराउंड 200 क्वेश्चंस जो है वो हम कवर करें हर GS से। और इसके रिगार्डिंग जो है वो आप फुल डिटेल चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ में हमारे यूट्यूब पर जो है वो चेक कर सकते हैं हमारी डेमो क्लासेस, और हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ भी सकते हो। तो आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे माइंड मैप्स के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी कि GS1 का पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर जो है वो हम 1857 तक थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे इनिशिएटिव को, और एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें हमने जो है वो हर क्लास को अपलोड कर रखा है। इवन जो आपके एग्ज़ाम्स है लाइक पुलिस पटवारी, या अगर हम बात करें TGT और PGT कमीशन इंक्लूडिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात करें, एज वेल एज प्रिलिम्स के रिगार्डिंग और करंट अफेयर, हमने सभी इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू कर रखे हैं डेली फैक्ट्स पर, और ये सभी जो है वो यूट्यूब पर आपको फ्रीली अवेलेबल है। देन उसके बाद जो अगर हम टॉपिक पे या हम माइंड मैप्स पर डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले रीजंस फॉर अराइवल क्लियर होने चाहिए कि यूरोपियंस अगर भारत में आए तो वो क्यों आए, क्या कारण जो है वो मेन रहा उनके भारत में आने का, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, लाइक जो है वो सबसे पहला नेवी की सुपरमेसी, कि जो आपका नेवी जो पावर है वो यूरोपियंस के पास जो है वो स्ट्रांग हो गई। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए वो कुछ ना कुछ नया रास्ता ढूंढ रहे थे। और हमेशा एक बात याद रखना यहाँ पे कि जब भी चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, जब भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जो है वो हमें हेल्प करता है एक तरह से नई डिस्कवरी के लिए, नए इनिशिएटिव्स के लिए, और जो है वो हिस्ट्री जो है वो चेंज हमेशा उन सोल्यूशन से ही होती है। तो हम इसको मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट सेकंड पॉइंट आता है वो आता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइक यूरोपियंस का मेन इंटरेस्ट भारत में स्पाइसेस से रिलेटेड था। उन्हें जो है वो स्पाइसेस चाहिए, स्पाइसेस काम करते थे मेडिसिन का, तो ये हमें हेल्प कर सकता है। देन सुपरमेसी ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके ऊपर सुपरमेसी बनाना चाहते थे। बोथ ट्रेड के साथ, पहले ट्रेड के थ्रू था, और उसके बाद जो है वो पॉलिटिकली, यानी कि कॉलोनाइजेशन। और कॉलोनाइजेशन जो है वो एक टॉपिक है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको भी साथ के साथ कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक अकेली कंपनी बची, इन सब इसने सभी अदर पावर्स को जो वो एलिमिनेट किया, लाइक फ्रेंच को भी एलिमिनेट किया, पुर्तगीज़ को एलिमिनेट किया, डच को बाहर निकाला, फिर उसके बाद अकेले बने। तो क्या वो फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो राइज़ की। और उसके बाद इसमें रोल ऑफ बंगाल क्या रहता है, क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। और ये बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से चेंजिंग बैटल है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इस बैटल से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एज मिला, और उसने डच को भी एलिमिनेट किया और फ्रेंच को भी एलिमिनेट किया। तो ये दोनों, तो इसमें बंगाल का क्या रोल रहा, बंगाल को हम अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बंगाल जो है वो एक ट्रेडिंग जोन है। अब जब बंगाल एक ट्रेडिंग जोन है तो इसमें बंगाल का रोल जो है वो ब्रिटिश के से पहले मुग़ल अम्पायर में भी काफ़ी रहता है, क्योंकि मुग़ल भी जो है वो बंगाल और गुजरात पर कंट्रोल करना चाहते थे। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद फूड, मतलब फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ, यानी कि इसको कहा गया है कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन किस तरह से हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, और ब्रिटिशर्स को क्या इंटरेस्ट मिला। और यहाँ पर साथ में हम पढ़ सकते हैं लेबर को भी, जो लेबर क्लास थी इंडिया में उनको भी हम कवर कर सकते हैं कि उनको जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए चीप लेबर मिल रही थी। देन उसके बाद रेवेन्यू मेजर्स की, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रेवेन्यू मेजर्स लिए,
किस तरह से मैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ जाएगा, दीवानी और निज़ामत का, जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। उसके बाद आप बता सकते हैं सब्सिडरी अलाइंस का, या अगर हम बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट का हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद रेवेन्यू मेजर में हम बता सकते हैं रोहतवाड़ी सेटलमेंट का, और एक और आता है महलवाड़ी सेटलमेंट या महलवाड़ी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो रेवेन्यू का पार्ट होते हैं, हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर भी इनको कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट 1813, 1833, देन उसके बाद 1853। तो ये एक्ट हम 1858 तक कवर कर सकते हैं कि क्या क्या मेजर किए, किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल शुरुआत हुई, पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत हुई, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो लगाया है यहाँ पर। इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद ब्रिटिश की एक्सपेंशन पॉलिसी, कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से जो है वो हमारी सोसाइटी में एक्सपेंशन किया। तो सोशल एक्सपेंशन कैसा रहा, रिफॉर्म्स के थ्रू, या रिफॉर्म्स, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, एक तो इंडियंस का रोल और साथ में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट। ब्रिटिश का इंटरेस्ट है, ठीक है, ब्रिटिश का इंटरेस्ट, इसको हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंडियंस का जो है वो मजबूरी है कि उनको रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हम सोशली जो है वो बैकवर्ड रह जाएंगे और ब्रिटिश स्टिल जो है वो रूल करते रहेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ब्रिटिश का तो इंटरेस्ट जो है वो मैक्स प्रॉफिट था कि जितना हो प्रॉफिट निकाल लो, लेकिन उससे जो है वो हमें कितना नुकसान हुआ उस चीज़ को आप यहाँ पे साथ में पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट वॉर्स आती है। अब पहले तो वॉर आती थी कि एक्सपेंशन की, सेकंड वॉर यहाँ पर इंक्लूड होगी कि कंसोलिडेट भी कर रहे हैं, लाइक बॉर्डर को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पर आ जाएगी अफगान वॉर, अफगान वॉर को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, हम उसमें इम्पैक्ट पढ़ सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा। अब वो इम्पैक्ट भी दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक हो सकता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब हम बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लाइक रूल ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव में इंक्लूड कर सकते हैं, और जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। देन उसके बाद हम एक लोकल का कंसेप्ट भी डाल सकते हैं कि लोकल सिस्टम शुरू किया था। और एक कंसेप्ट और डाल सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, उनको मॉडर्नाइज किया था, मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर डिपेंड करके, या फिर यहाँ पर साइंटिफिक फैक्टर को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1857 का रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1857। उसके पहले का ब्रिटिश एक्शन हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझो यहाँ पे कि सबसे पहले हम नेचर पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स या रिवोल्ट ऑफ इंडिया 1857 का नेचर क्या था, रीजंस, या इससे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको ये कि रीजंस 1857 रिवोल्ट के क्या थे, लीडर्स कौन कौन हुए, रिजल्ट क्या हुआ, और ब्रिटिश एक्शन, या ब्रिटिश एक्शन देन फिर रिजल्ट। लेकिन अब क्या है कि अपराइजिंग बिफोर 1857, सबसे पहले हमने 1857 के ईयर को देख लिया। अब हम 1857 से पहले के वो देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये 1857 से पहले जो है वो कौन कौन से रिवोल्ट थे और कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर थे। लाइक फॉर एग्जांपल कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वेल्लोर म्यूटनी का। हम एक जो आपकी वेल्लोर म्यूटनी है वो 1806 में हुई, तो दैट मीन्स उसका नेचर क्या था। या अपराइजिंग्स की अगर हम बात करें तो पीजेंट्स जो है वो रिवोल्ट करते थे ज़मींदार के अगेंस्ट, लेकिन वो क्या करते थे, पिटीशन फाइल करते थे कोर्ट में। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर था 1857 से पहले जो है वो रिवोल्ट अपराइजिंग से उनका नेचर। रीज़न क्या था, कारण क्या था कि ज़मींदार, उनके लिए तो ज़मींदार, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में, पहले तो ज़मींदार टैक्स कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू, तो ज़मींदार ऑपरेशन। लीडर्स कौन थे यहाँ पर इन अपराइजिंग्स के, और उनका रिजल्ट क्या था, और यहाँ पर ब्रिटिश ने किस तरह से जो है वो इन्वॉल्व किया और क्या एक्शन लिया। तो हम इसको जो है वो साथ के साथ में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है रिफॉर्म मूवमेंट का इन द फर्स्ट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी कि 19th सेंचुरी को हम कब से लिखते हैं, 1800 टू 1900। अब यहाँ पर फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, यानी कि 1800 से लेकर 1850। अब इस फेज़ में हमें पढ़ना है मेनली राजा राम मोहन रॉय को, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, देवेंद्र नाथ टैगोर को, केशव चंद्र सेन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट जो शुरू करी थी हेनरी वेवांजो की, उनको हमें पढ़ना है, और किस तरह से जो है वो रिफॉर्म्स हुए, लाइक सती। इसको हम इसे एक और तरीके से पढ़ सकते हैं कि चैलेंजेस क्या थे, पहले चैलेंजेस क्या थे, फिर गवर्नमेंट एक्शन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद गवर्नमेंट के एक्शन के बाद
हम जो है वो इंडियंस की तरफ जा सकते हैं। अब इंडियंस जो है वो यहाँ पर कौन हुए, इंटेलेक्चुअल इंडियंस। इंटेलेक्चुअल में हमने देखा राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेज आते हैं ट्राइबल सोसाइटी का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्राइबल सोसाइटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आप अपना प्लान भी बना सकते हैं साथ में, और कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिसेंट डाटा को ऐड करो। इससे क्या है, हम अपडेट रहेंगे ट्राइब के रिगार्डिंग। और अगर हम कोई किसी भी आंसर को जो है वो करंट बेस्ड लिखते हैं तो वो हमारे लिए और बेहतर हो सकता है। तो अगर हम रिसेंट डाटा को यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर अस, ठीक है। उसके बाद वैदिक कल्चर पे चलो, क्योंकि जो आपका आईवीसी है वो तो अर्बनाइज थी, वहाँ पे तो अर्बनाइजेशन थी, ट्राइबल कल्चर नहीं था। अर्बनाइजेशन से बाहर हो सकता है, सिटी से बाहर हो सकता है, लेकिन सिटी में नहीं था, मतलब मेन फीचर नहीं है। लेकिन वैदिक कल्चर में अर्ली और लेटर वैदिक एज में जो है वो आपका ट्राइबल कल्चर जो है, बड़ी बड़ी ट्राइब थी जिनको कहा जाता था जन, जिनसे बाद में जनपद बने। तो इस फेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, एकदम बिल्कुल लिंक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश एंड ट्राइब, मेडिवल पीरियड में, मुगल पीरियड में कहीं भी जो है वो आपका मुगल फेज में जो है वो ट्राइब के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रखा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ट्राइब को जो है वो इंटरेस्ट लिया, ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिश का इंटरेस्ट था क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था नेचुरल रिसोर्सेज में, और नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फॉरेस्ट। ब्रिटिश ने ये देखा कि जहाँ पर घने फॉरेस्ट है वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। पहले ट्राइबल पीपल थे वो फुल फ्रीडम के साथ रहते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कहा रूल्स, ये कानून है आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ट्राइबल्स को मुश्किल होने लगी। इसका रिजल्ट क्या था, एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का कारण, अब अगर आप किसी को परेशान करोगे तो डेफिनेटली वो जो है वो आपके अगेंस्ट वॉइस रेज करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइबल अपराइजिंग। और जब ये ट्राइबल अपराइजिंग हुए तो हमें इसका इम्पैक्ट पढ़ना है। और इम्पैक्ट जो है वो हम इसका 2 पॉइंट से पढ़ सकते हैं। एक तो ये आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट, ठीक है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम ऐड कर सकते हैं कि लाइवलीहुड चली गई और रिसोर्सेज को ड्रेन किया। पॉलिटिकल में हम ऐड कर सकते हैं कि ट्राइबल्स को भी ये फील होने लगा कि कोई भाई नेशनलिज्म होता है। सोशल की अगर हम बात करें तो सोशल सोसाइटी पे उनका अटैक किया था, तो ट्राइबल्स की जो लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी सोसाइटी पे, उनके कल्चर पे, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमें ट्राइब्स को पढ़ना है तो ट्राइब की सोसाइटी को पूरा ही कवर कर दो। और अगर आप स्टेट स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं तो स्टेट का भी पढ़ लो। लाइक फॉर एग्जांपल यू आपका एचपी की अगर हम बात करें तो एचपी में ट्राइब्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल लाइक गद्दी ट्राइब, तो गद्दी को हम साथ में पढ़ सकते हैं, अदर ट्राइब को हम साथ में कवर कर सकते हैं। देन डाटा कलेक्शन पे काम करना है। यहाँ पे स्टेटस हमें पता होना चाहिए हर ट्राइब का कितना है, क्या है, कौन कैसे प्रोवाइड करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिस्टम है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के जो है वो रिसेंट क्या इनिशिएटिव है, हम इसको साथ में कवर कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है प्रेजेंट टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक कि नेचुरल डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स, इसमें आप डिस्प्लेसमेंट को सीधा लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, या डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उस पॉइंट को हम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज अ ब्यूरोक्रेट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे पास उसके सोल्यूशन ज़रूर हो। तो सोल्यूशन यानी कि सुजेशंस, तो हमारे क्या सुजेशन रहेंगे हम उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो सजेशन के साथ हम गवर्नमेंट को कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर विज़न ऐड कर सकते हैं 2047 का, या हम ऐड कर सकते हैं एसडीजीज़ को एट द एंड लास्ट में। आई होप ये इनिशिएटिव हमारा जो है वो माइंड मैप्स के रिगार्डिंग आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए, प्री और मेंस दोनों में। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।